सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फार्माकोलॉजी। सो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे यूनिट 5। इसके सारे जो मेजर टॉपिक्स हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस होंगे। सो इसको लास्ट तक देखिएगा। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। उसके हम कुछ ग्राफ पढ़ेंगे जो उसको डिस्क्राइब करता है काफ़ी अच्छी तरीके से। फिर हम पढ़ेंगे उसके फैक्टर्स। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जेनोटॉक्सिसिटी। उसका हम एक ऐसे पढ़ेंगे जो काफ़ी यूज़फुल है। उसके बाद कार्सिनोजेनिसिटी क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे टेराटोजेनिसिटी एंड उसके भी हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। एंड इन द लास्ट हम पढ़ेंगे म्यूटाजेनिसिटी विद द क्लासेस ऑफ म्यूटेशन एंड द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। सो ये सब पढ़ेंगे आज हम इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं टॉक्सिकोलॉजी से। सो टॉक्सिकोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील विद, जो डील करती है किसके साथ डील करती है भाई? ये करती है टॉक्सिक और पॉइजन के साथ डील। ठीक है, तो मेनली जहर, ये जहर के संग और पॉइजन के संग ये डील कर रही है विद देयर इफेक्ट ऑन बॉडी। ये जो उसका जो असर होता है ना उसके संग कर रही है इन द ट्रीटमेंट। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे, मतलब हम जहर को भी दवाई समझ के हम दे रहे हैं मार्केट में, ऐसा कैसे हो रहा है? अब हमने सुना होगा कि जो सब सांप काटता है तो सांप के जहर को मारने के लिए हम सांप का जहर ही देते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह का क्या है, टॉक्सिकोलॉजी है। अब हम कैंसर सेल को मारने के लिए हम यूज करते हैं, सो वो क्या करते हैं, हम रेडिएशन के थ्रू उसको मारते हैं। तो क्या है वो, हम एक तरह का टॉक्सिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर, जिससे वो सेल मर रहा है, कैंसर सेल मर रहा है। तो वो सब आता है टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। अब एग्जांपल हम करते हैं कि हैवी मेटल पॉइजनिंग, जैसे मरकरी पॉइजनिंग या लेड पॉइजनिंग। तो ये सारे ट्रीटमेंट हम करते हैं टॉक्सिकोलॉजी के जरिए करते हैं हम। अब कुछ डेफिनेशन है, जैसे एक्यूट टॉक्सिसिटी। अब एक्यूट मतलब क्या होता है, बहुत कम होता है जो, ठीक है, बहुत कम स्टेज है उसकी। सो ये क्या होता है कि जो रिकवर होता है वो 14 डेज में रिकवर हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा लंबे टाइम तक उसके जो साइड इफेक्ट है वो शो नहीं हो पाते, और जो उसका इफेक्ट है वो शो हो जाता है विद इन 24 to 72 आवर्स। ठीक है, आफ्टर एक्सपोजर। मतलब आपने कोई ड्रग ली, उसका कोई साइड इफेक्ट था, जैसे रेडनेस ऑफ स्किन थी उसकी साइड इफेक्ट, तो वो आपको 24 से 72 आवर्स के बीच में आपको दिख जाएगा इजीली। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ मैंने वो दवाई ली थी उसकी वजह से ये हुआ है। तो वो सब होता है एक्यूट टॉक्सिटी, और ये 14 डेज के अंदर अंदर आपका खत्म भी हो जाएगा। जैसे स्किन पे पिंपल्स होना, या फिर कुछ भी एडवर्स रिएक्शन होना किसी भी केमिकल का, किसी भी खाने पीने की चीज़ का, तो वो सारा होता है एक्यूट टॉक्सिटी के अंदर। बट कुछ केस में क्या होता है कि वो बहुत सीरियस होता है, जैसे कि मरकरी पॉइजनिंग। अगर आपको मरकरी पॉइजनिंग हो जाती है तो मतलब आप बहुत सीरियस कंडीशन में हो। आर्सेनिक पॉइजनिंग इज वन ऑफ दी सीरियस प्रॉब्लम्स। स्नेक विनोम, मतलब स्नेक जो का उसका जो मेन जहर होता है वो। फिर नेक्स्ट है क्रोनिक टॉक्सिटी, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, क्रोनिक मतलब और एडवर्स हो गया। ये वीक्स भी ले सकता है सही होने में, मंथ भी ले सकता है, ईयर्स भी ले सकता है, कोई क्लियर नहीं है। तो मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मतलब क्या होता है, क्लियर करना द टॉक्सिसिटी फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बॉडी में से टॉक्सिसिटी को क्लियर कर देना, उसमें काफ़ी टाइम ले सकता है, वीक भी ले सकता है, मंथ ले सकता है, ईयर भी ले सकता है। इट में भी आइसोलेटेड एक्सपोजर, कि या तो ऐसे हो सकता है कि एक बार हुआ, आपने सही करा, तो कभी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। या फिर हो सकता है कि रिपीटेड होता रहे, कि आपका कुछ टाइम बाद, 2-3 महीने बाद दोबारा दोबारा बार बार वो शो होता रहा है आपको। तो ये भी ऐसा जनरली काफ़ी केस में देखने को मिला है। और उसके बाद लोकल टॉक्सिसिटी, तो जैसा कि इसका नाम बता रहा है, लोकल मतलब लोकल ही है, पूरे बॉडी में नहीं फैला। जैसे कि आप लैब्स में काम कर रहे हो, आप HCl आपका हल्का सा हाथ पे गिर गया, तो वो लोकल टॉक्सिसिटी के उसमें आएगा, मतलब आपका खाली हैंड बेकार हुआ, आपकी पूरी बॉडी बेकार नहीं हुई है। ठीक है, सो ये है लोकल टॉक्सिसिटी, कि जो अकर ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कि खाली जो स्पेसिफिक एरिया में हो, सच एज म्यूकस मेम्ब्रेन में हो, या फिर आइज में हो, या थ्रोट में हो, या फिर कोई भी अलग पार्ट में हो बॉडी के। नेक्स्ट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी ये क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, आपको पता होगा कि ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म अफेक्ट द होल बॉडी स्पेशली ब्रेन। तो इसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी में फैल जाता है ड्रग एकदम बहुत तेजी से। जैसे कि आपने क्लोरोफॉर्म ली, सूंघी, तो पूरी बॉडी में फैल जाती है। ठीक है, और मेन जो इफेक्ट होता है ब्रेन में होता है, जिससे इंसान बेहोश हो जाता है। ठीक है, आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा कि वो क्लोरोफॉर्म हैंकी में डाल के उसको स्मेल करवा देते हैं। तो ये सारा क्या होता है, इंसान को बेहोश कर देता है। ये सारा टॉक्सिकोलॉजी में आता है। उसके बाद हम इसको मेज़र कैसे करेंगे कि वो कितना टॉक्सिक है? तो वो मेज़र करेंगे बाय द कर्व, जिसको हम बोलते हैं डोज रिस्पॉन्स कर्व, शॉर्ट फॉर्म DRC। और इसमें क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टॉक्सिसिटी डिस्क्राइब्ड होती है। अब इसमें वाई एक्सिस पे आ गया मिनिमम मैक्सिमल रिस्पॉन्स, कितना रिस्पॉन्स हो रहा है, और इधर आ गया ड्रग कंसेंट्रेशन, कि हम ड्रग दे जा रहे हैं उसे। सो जैसे कि ड्रग बढ़ रही है, रिस्पॉन्स पहले तो बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, ड्रग इंक्रीज करने पे रिस्पॉन्स कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, सो ये है वो
ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं टॉक्सिकोलॉजी को, जैसे केमिकल एक्टिविटी क्या है, उसकी डोसेज क्या है, रूट क्या है, तुम किस रूट से दे रहे हो, ठीक है। फिर उसका एडीएमई हो गया, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, प्रेजेंस ऑफ अदर केमिकल कि आप संग में कोई और दवाई तो नहीं दे रहे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जेनोटॉक्सिसिटी के अंदर। तो जेनोटॉक्सिसिटी क्या होता है कि ये जीन्स की टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। जेनो मतलब जीन्स, आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। सो मतलब जीन्स मतलब इसमें कुछ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए जैसा कुछ छुपा हुआ है, कुछ जेनेटिक मटेरियल जैसा छुपा हुआ है। सो इसकी दो डेफिनेशन है। पहली है ये क्या, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ केमिकल एंड फिजिकल एजेंट, ये स्टडी है केमिकल और फिजिकल एजेंट के इफेक्ट का ऑन सेल्स जेनेटिक मटेरियल, ये जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जो उसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो भी सामान है उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है। या फिर हम याद कर सकते हैं एक और डेफिनेशन जो काफ़ी इजी और काफ़ी प्रोफेशनल सी दिखती है, ये है जेनेटोटॉक्सिक एजेंट हैव इंट्रिंसिक एफिनिटी टू बाइंड विद न्यूक्लिक एसिड ऑफ डीएनए, कि मतलब उसमें क्षमता होती है बाइंड करने की, ठीक है, एजेंट्स में, टू बाइंड विद न्यूक्लिक एसिड ऑफ डीएनए। अब वो बाइंड तो होगा ही न्यूक्लिक एसिड ऑफ डीएनए से, अब वो करेगी क्या, प्रोडक्शन करेगी किसका, ट्रांसमिसिबल जेनेटिक ऑल्ट्रेशन कर देगी, मतलब उसका जो जीन्स है उसको ऑल्टर कर देगी, ठीक है, उसके फंक्शन को चेंज कर देगी। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिससे क्या होगा, म्यूटाजेनिसिटी हो जाती है, मतलब म्यूटेशन हो जाती है बेसिकली ये, और जो डीएनए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एग्जाम्पल हो गया उसका पायरोलिसिडीन एल्कोलाइड या फिर क्रोमियम मेटल। सो ये तो हो गया जीन टॉक्सिटी। उसके बाद एक ऐसे है, पहले हम देखते हैं कि हम इसे करते क्यों हैं। ये हम करते हैं चेक करने के लिए कि जो हमारा केमिकल है वो म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी शो कर भी रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है कि 2-3 साल बाद सारे केमिकल खराब हो जाते हैं। अब उसको चेक करने के लिए कि भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा, हम ये ऐसे यूज़ करते हैं, एमएस ऐसे, या फिर अगर आपको ये नाम ज़्यादा छोटा लग रहा है तो आप ये याद कर सकते हैं सैल्मोनेला टाइफिमोरियम रिवर्स म्यूटेशन ऐसे। बात एक ही है पर याद दोनों रखना है आपको। अब ठीक है, पढ़ते हैं कि हम इसमें होता क्या है बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेन होता है जो पॉजिटिव होता है नेचर के अंदर। अब ये स्ट्रेन किसका है, वो है भैया इसका सैल्मोनेला टाइफिमोरियम का। सो सारा टेंशन आप इस बैक्टीरिया को दे दो, इसका पॉजिटिव स्ट्रेन है और ये प्रोड्यूस कर रही है अमीनो एसिड हिस्टिडिन। अब हिस्टिडिन क्या है कि जो ये बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हमने क्या करा, हमने इसको नेगेटिव कर दिया, ठीक है, हमने इस स्ट्रेन को नेगेटिव कर दिया अपनी लैब्स में, जिससे क्या हुआ, जो इसकी ग्रोथ है वो रुक गई, सैल्मोनेला टाइफिमोरियम की ग्रोथ रुक गई, ठीक है। अब हमने क्या करा इसके अंदर, चलो हम इतना याद रखो कि हमने उसको पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया, जिससे क्या हुआ कि उसने कोई अमीनो एसिड नहीं बनाया, हिस्टिडीन नहीं बनाया, जिससे क्या होगा उसकी ग्रोथ रुक गई। अब आप देखो कि नॉर्मल लिवर डिग्रेडेशन ऑफ म्यूटेंट्स अकर, लिवर में क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है किसका, म्यूटेंट्स का। सो हमने क्या करा, एक पेट्री डिश ली, ये हो गई हमारी पेट्री डिश। अब इसमें हमने 3 चीज़ ऐड करी, क्या क्या ऐड करा, एक तो लिवर का एक्सट्रैक्ट, और लिवर किसका लिया, माइस का, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ लिवर। एक हमने लिया सैंपल जो कि हमको चेक करना है कि काम कर रहा है नहीं कर रहा, और हमने क्या लिया, नेगेटिव स्ट्रेन जो हमने लैब्स में बनाया था, किसका, सैल्मोनेला टाइफिमोरियम का। सो हमने ये तीनों चीज़ पेट्री डिश में डाल दी। अब इससे होगा क्या गाइस, कि आपको पता होगा कि जो अगर सैंपल काम करेगा, अगर वो वर्किंग कंडीशन में है, देन नेगेटिव जो स्ट्रेन है वो पॉजिटिव स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो हमारा सैंपल था वो क्या करेगा, इस नेगेटिव स्ट्रेन को पॉजिटिव स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है म्यूटेशन करने की, उसकी प्रॉपर्टी है चेंज करने की। तो वो क्या करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में कर देगा। और जैसे ही पॉजिटिव में हुआ, हमें पता कैसे लगा कि वो पॉजिटिव में हो गया, कि जो ग्रोथ है उसकी जो रुकी पड़ी थी, क्योंकि हमने नेगेटिव कर दिया उसकी ग्रोथ रुक गई, तो क्या होगा कि उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी और काफ़ी सारी कॉलोनीज बना लेगी, बहुत सारे बैक्टीरिया फॉर्म हो जाएंगे आफ्टर 2 days ऑफ इंक्यूबेशन। तुरंत तो फॉर्म होंगे नहीं, पर 2 दिन बाद हम जब चेक करेंगे उस सैंपल को, तो उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया पाएंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि हाँ, केमिकल वर्किंग कंडीशन में है, इसने हमारे नेगेटिव स्ट्रेन को पॉजिटिव स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया है। सो ये एक ऐसे होता है जो हम यूज़ करते हैं केमिकल को टेस्ट करने के लिए। सो देखते हैं कि हमने दोबारा से हमने क्या पढ़ा इसमें। पहले हमने पढ़ा कि हमने स्ट्रेन को पॉजिटिव था उसको हमने नेगेटिव में कर दिया, जिससे क्या हो गया, हिस्टिडिन की जो ग्रोथ है वो रुक गई, ठीक है, हिस्टिडिन नहीं बन पाया। अब हमने पेट्री डिश में लिवर का एक्सट्रैक्ट लिया, सैंपल लिया और नेगेटिव स्ट्रेन लिया। अब इससे होता क्या है, अगर वो वर्किंग कंडीशन में है तब क्या होगा, ये जो नेगेटिव स्ट्रेन हमने प्रोड्यूस किया था लैब्स में वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और सैल्मोनेला टाइफिमोरियम काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा और वो भी अपनी कॉलोनी बना लेगा।
आफ्टर 2 days ऑफ इंक्यूबेशन, 2 दिन के इंक्यूबेशन के बाद। नेक्स्ट आता है गाइस कार्जिनोजेनिसिटी। सो कोई भी सब्सटेंस जो क्षमता रखता है कैपेबल ऑफ कोजिंग कैंसर, कैंसर कोज करने के, ठीक है, वो सारे सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं। दे आर क्रोनिक टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है जो डैमेज करता है इमीडिएटली, या तो तुरंत वो डैमेज करेगा या फिर बार बार डैमेज करेगा, ठीक है, या फिर बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। बहुत ये जो एग्जांपल्स हम देखते हैं डेली लाइफ में कार्सिनोजेनिक के, वो टोबैको, यूवी रेडिएशन, एरोमेटिक अमाइन, ठीक है, और सम हाइड्रोकार्बन। सो एरोमेटिक अमाइन और हाइड्रोकार्बन आप काफ़ी अटेंशन के साथ यूज़ कीजिएगा। टोबैको, यूवी रेडिएशन, ये सारे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, कुछ नाम्स जैसे इथाइलिन ऑक्साइड, प्रोपाइलिन ऑक्साइड, ये सारे आते हैं एपॉक्साइड के अंदर। ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स में आते हैं विनाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म। हाइड्रोजीन में आता है इसका सोल्ट जो है 1,2 मिथाइल हाइड्रोजीन। एन नाइट्रोसो कंपाउंड में आता है एन नाइट्रोसो सोडियम मिथाइलेट। अमाइन, एरोमेटिक अमाइन में आता है बेंजडाइन, एनिलीन, ऑर्थो एनिसाइडीन, ऑर्थोटोल्यूडीन। उसके बाद मिसलेनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब जो प्रॉपर कैटेगरी नहीं मिली है पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंफर्म है, वो है फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। फिर ऐसे कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मिसलेनियस है, जैसे कि आर्सेनिक, कैडियम और लेड कंपाउंड। नेक्स्ट है टेराटोजेनिसिटी। हम टोटल 5 पढ़ेंगे, तो 4th नंबर का है टेराटोजेनिसिटी। सो ये बहुत अलग है इन सबसे। ये क्या करता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस करता है। मतलब जो नया बेबी हुआ है उसमें कुछ डिफेक्ट डाल देता है, ठीक है। कुछ हमारे पास ड्रग्स होती हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम हम नहीं लेते, ठीक है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। एनी सब्सटेंस दैट इंड्यूस और इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ कोजेनाइटल मालफॉर्मेशन, जो ये करेगा उसके जो इंक्रीज कर देगा किसको, इंसिडेंस ऑफ कोजेनाइटल मालफॉर्मेशन। मतलब मालफॉर्मेशन मतलब होता है कि डिफॉर्मिटीज, और कोजेनाइटल होता है मतलब जेनेटिकली न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, इज नोन एज टेराटोजेनिक सब्सटेंस। अब आगे पढ़ेंगे, आपको डिटेल में समझ में आएगा कि एक्चुअली में होता क्या है ये, और जो प्रोसेस होती है वो होती है टेराटोजेनिसिटी। अब देखो, जो हम ये डिफेक्ट देख रहे हैं बेबी के अंदर, वो जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ड्रग्स से हो रहे हैं, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि ड्रग्स और केमिकल से हो रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या होता है, खाली 2% से भी कम ऐसे केस है जिनसे वो ड्रग्स रीजन है, ठीक है। लिखना कैसे, less than 2% कोजेनिटल मालफॉर्मेशन आर कोज्ड बाय ड्रग्स एंड केमिकल्स, ठीक है। 2% से भी कम ऐसे केस हैं जिसमें कोजेनिटल मालफॉर्मेशन हुई है बाय द ड्रग्स। बट द बेस्ट एडवाइस क्या होगी डॉक्टरों की, कि आप अवॉइड करिए ना ऐसी ड्रग्स को। अगर अब बाई चांस आप उन 2% केसेस में आ गए, तो आपको जो बेबी की लाइफ है वो पूरी डैमेज हो जाएगी। तो आप उसको, बेबी की लाइफ को रिस्क में ना डालो। और कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, उसको मत लो, जैसे कि क्लोरामफेनिकोल, ये हम प्रेगनेंसी में नहीं लेते। अमाइनोग्लाइकोसाइड, एंटी मलेरियल ड्रग, और ये टेट्रासाइक्लिन, तो ये सारे एंटीबायोटिक्स और एंटी मलेरियल ड्रग्स हम नहीं लेते। अब क्लोरामफेनिकोल करता क्या है, ग्रेस बेबी सिंड्रोम करता है। अब ग्रेस बेबी सिंड्रोम में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जीपैट में। तो ये क्या होता है, ये होता है कि लिवर एक्सट्रैक्ट, जो लिवर होता है ना बेबी का, लिवर इस ड्रग को, क्लोरामफेनिकोल को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है, उसको वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, और काफ़ी सारे उसको दिक्कतें आती है। तो वो होता है ग्रेस बेबी सिंड्रोम। तो क्लोरामफेनिकोल ये काम करता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन क्लोरामफेनिकोल लेगी तो कहीं ना कहीं वो बेबी के उसके एम्ब्रियो में, वो बेबी में जाएगा, ठीक है, बेबी फीड करेगा उस ड्रग को। तो जिससे क्या होगा कि बेबी में डिफॉर्मिटी आ जाएगी। मदर को तो कुछ नहीं होगा, मदर तो काफ़ी मैच्योर है, मदर मदर तो काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी है उसके अंदर, वो तो कर लेगी मेटाबोलाइज, बट बेबी उसको नहीं कर पाएगा। टेट्रासाइक्लिन है वो बोन ग्रोथ को रोकता है। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीमिलेट ड्रग भी हम नहीं लेते। नेक्स्ट है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। अब एंटी कन्वल्सेंट ड्रग क्या होता है, जैसे हम बहुत कॉमनली देखते हैं इंडिया में दौरे वोरे पड़ जाते हैं, तो उसमें होता क्या है, एक स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, वो होता है। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को सडनली नहीं होने देते। जैसे कि हमारे पास आती है फेनाइटोइन, तो ये क्या है, एंटीसीजर ड्रग है जो कोज करती है फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम को। नेक्स्ट है कार्बाजिपाइन और फिनोबार्बिटोन। सो ये सब भी हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं, ठीक है। सो मेनली ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है फार्माकोलॉजी का, क्योंकि हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स में इतना कुछ नहीं आता है इससे। बट इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है, तो मैं बना सकता हूँ इस पर। आप जाके कमेंट बॉक्स में बताइए कि बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए।
अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं श्योर बनाऊंगा कि वो ड्रग्स जो टेराटोजेनिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब वो सारी क्लासेस, वो सारी ड्रग्स मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू, और फार्मासिस्ट के काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इतना तो पता होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट कि कौन कौन सी ड्रग्स प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए। सो इफ़ यू वांट, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है, जाके कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है कि जो ड्रग इफेक्ट करता है फीटस को, 3 स्टेज में करता है, ठीक है। मेनली ये फीटस की ही स्टेज है। फर्स्ट है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, तो ये होती है पहले 17 डेज में। उसके बाद होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होती है, वो होती है क्या 18 टू 55 डेज, मतलब ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई होती है, मतलब ये उसके हैंड्स हैं, ये उसके लेग्स हैं। तो ये सारे एक तरह के फीटल, जब बेबी बोर्न होता है तो उसके सारे 9th मंथ्स के पूरे पीरियड्स हैं, ठीक है। थर्ड जो स्टेज है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सो ये 50 डेज के बाद वाली स्टेज होती है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास आती है वो है म्यूटाजेनिसिटी। अब इसको हम देखते हैं। म्यूटाजेनिसिटी मतलब क्या होती है, म्यूटेशन। अब एनी सब्सटेंस इंडक्शन ऑफ, जो इंड्यूस करे परमानेंट चेंज इन द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो परमानेंट चेंज करे किसके अंदर, इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो परमानेंट एक्सचेंज करे वो बोलते हैं हम उसको म्यूटाजेनिसिटी। म्यूटेशन क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन बेस विद अनदर, कि जैसे AUGC था हमारे पास इनिशियली, अब AUG और C, ठीक है। अब हुआ क्या, म्यूटेशन हुआ इसका, और ये कन्वर्ट हो गया ATG और C में, ठीक है। अब ATGC में हुआ, अब इसमें जो म्यूटेशन, ये जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है U और T का। तो यही कह रहा है कि नाइट्रोजन बेस का रिप्लेसमेंट हो जाना या फिर एडिशन हो जाना नाइट्रोजन बेस पेयर का, जैसे AUGC है तो यहाँ पे T और ऐड हो गया, ठीक है, तो इसका एडिशन हो जाना, ये भी एक प्रकार का म्यूटेशन है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन को, उसको बोलते हैं म्यूटेशन, वो म्यूटेजन। उसके बाद जो एमिस ऐसे है जो डिस्कस हुआ था पहले, वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है कि जो जेनोटॉक्सिक कंपाउंड्स है वो सारे म्यूटेजेंस हैं, बट ऑल म्यूटेजेंस आर जेनोटॉक्सिक। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो सारे म्यूटेजेंस हैं जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं वो सारे जेनोटॉक्सिक कंपाउंड्स हैं। जेनोटॉक्सिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है कि ये सारे कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं DNA के अंदर। पहले डिस्कस करते हैं कि जेनोटॉक्सिक था क्या, रिवाइज करते हैं उसे। सो ये क्या था कि DNA के संग बाइंड होके प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिसिबल जेनेटिक ऑल्ट्रेशन, मतलब जेनेटिक ऑल्ट्रेशन कर देना और डिस्ट्रॉय कर देना DNA को। सो ये भी काफ़ी हद तक सेम है म्यूटाजेनिसिटी के अंदर। इसमें भी क्या हो रहा है, ऑल्ट्रेशन हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। तो इस हमारे बोला कि म्यूटाजेंस सारे जेनोटॉक्सिक है, बट सारे जेनोटॉक्सिक म्यूटाजेंस नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है कि जो जेनोटॉक्सिक इफेक्ट है वो जरूरी है कि म्यूटेशन से ही हो। मतलब जेनोटॉक्सिक इफेक्ट का मेन जो पर्पस है वो है कि DNA को डिस्ट्रॉय कर देना। अब DNA को डिस्ट्रॉय वो खाली म्यूटेशन से ही नहीं, और भी काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं जिससे वो कर सकता है, ठीक है। तो इस हमारे जेनोटॉक्सिक इफेक्ट थोड़ा सा अलग है म्यूटाजेनिसिटी से साथ। नेक्स्ट है क्लासेस ऑफ म्यूटेशन, तो इसमें स्पॉन्टेनियस एंड सेकंड है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होता है, जो बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे कि इसमें क्या होता है कोज्ड ड्यूरिंग, जैसे DNA रेप्लिकेशन हो रहा है, इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा किसी गलत न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, तो मतलब चेंज हो जाएगा DNA सीक्वेंस में। इंड्यूस्ड म्यूटेशन में क्या होता है कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जैसे UV लाइट। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन। सो पहला है डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है कि डिलीट हो जाना किसका, ब्रेकेज हो जाना एक पीस का क्रोमोसोम का, जो कि डिलीट हो गया। इन्वर्जन मतलब होता है उल्टा, मतलब क्रोमोसोम सेगमेंट ब्रेक ऑफ एंड रीअटैच। क्रोमोसोम सेगमेंट है वो सेपरेट हुआ, फिर वो उसका इन्वर्ट फॉर्म में कनेक्ट हो गया, तो हो गया इन्वर्जन। डुप्लीकेशन में क्या होता है, व्हेन द जीन सीक्वेंस इज रिप्लेस्ड, कि जब जीन सीक्वेंस रिप्लेस होकर एक डुप्लीकेट उसका सीक्वेंस बन गया है। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि दो क्रोमोसोम्स हैं जो सेम नहीं है, पर इसमें क्या हुआ एक पार्ट है वो किसी दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो गया है, तो वो उसका होता है ट्रांसलोकेशन। फिर नॉन डिसजंक्शन, इसमें क्या है फेलियर ऑफ क्रोमोसोम टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, ये मतलब जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट ही नहीं हो पाते। सो यही तो गाइस आज इस वीडियो में।
I hope you like it. And if you like the content, press the like button. And if you are new here, join us by subscribing the channel. We will meet in our next video.